हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एंड इसमें हमने पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फिनिश किया था, जिसमें हमने लैटिट्यूडनली कैसे अरेंज्ड हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है दैन ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन्स। और फिर हमने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया था, जिसका मैंने आपको ये ग्राफ बनाने के लिए भी बोला था। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, आगे हम कर रहे हैं क्या इम्पॉर्टेंस है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, कितनी ज़्यादा वैरायटी हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, उसकी हमें इकोसिस्टम को ओवरऑल क्या इम्पॉर्टेंस इकोसिस्टम के लिए है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक्चुअली मैटर करती है कि इकोसिस्टम सही तरीके से काम करता रहे। तो एक्चुअली काफ़ी सालों तक इकोलॉजिस्ट इस बात का सही आंसर नहीं दे पाए हैं। फॉर मैनी डेकेड्स, काफ़ी सालों से इकोलॉजिस्ट यही सोचते हैं कि कम्युनिटीज़ जो ज़्यादा स्पीशीज़ वाली होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं दैन दोज विद लेस स्पीशीज़, और यही एक्चुअली होता भी है। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं तो वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल होता है जो हम वर्ड यूज़ करें, तो स्टेबल कम्युनिटी का एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो स्टेबल कम्युनिटी एक्चुअली क्या होती है, स्टेबल कम्युनिटी एक्चुअली वो होती है विच डज़ नॉट शो टू मच वेरिएशन, जिसमें ज़्यादा वेरिएशंस हमें नहीं दिखाई देती। वेरिएशन किस चीज़ की, प्रोडक्टिविटी की। जैसे कि हमारा इकोसिस्टम है वो कितना प्लांट्स उसमें से कितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एनिमल्स को आगे मिल रहा है, वो सब चीज़। तो कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना आ रही हो तो वो स्टेबल है। प्लस ये तो एक चीज़ हो गई कि शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। देन आगे इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रिजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। अब नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंसेस हो तो उससे इसको रेजिस्टेंट होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा बाय चांस इस बार कोई पर्टिकुलर नेचुरल लगा लिया तो इस बार थोड़ी सी बारिश कम हुई है, तो क्या उस चीज़ से ये इकोसिस्टम बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगा? नहीं। तो थोड़ी बहुत जो इक्वेशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं इनसे ये रिजिलियंट होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, प्लस स्टेबल कम्युनिटी का एक और साइन है कि इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज़। और एलियन स्पीशीज़ अगर कोई यहाँ आ जाती है तो ऐसे नहीं है कि ये पूरी की पूरी फिर से ख़राब हो जाती है, ये ख़राब नहीं होती। तो ये एक स्टेबल कम्युनिटी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, कि स्टेबल कम्युनिटी इज़ द वन विच डजंट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज एंड रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़, की बाहर से कोई स्पीशीज़ यहाँ पे एंटर कर जाए तो उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं दे आर एक्चुअली लिंक टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। ठीक है, दे आर एक्चुअली, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो 3 एट्रीब्यूट्स की हमने बात की, ये एक्चुअली तभी पॉसिबल होते हैं जब एक जब कम्युनिटी में स्पीशीज रिचनेस हो, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज अवेलेबल हो। So, but David Tillman long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. तो वैसे ये सारे भी हमें स्पीशीज रिचनेस की तरफ ही आंसर करते हैं, बट डेविड टिलमैन ने एक्चुअली लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए जो हमें एक तरीके से एक आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ आउटडोर प्लॉट्स यूज़ करते हुए उन्होंने एक कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो हमें कुछ किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, कुछ आंसर प्रोवाइड करते हैं। तिलमैन ने देखा कि जिन प्लॉट्स में ज़्यादा स्पीशीज़ थे, ज़्यादा स्पीशीज़ इन्होंने रखे एक्सपेरिमेंटली, तो उनमें लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आई टोटल बायोमास में। और इन्होंने ये भी देखा कि जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे, उस पर्टिकुलर प्लॉट की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा थी। तो एक तो वहाँ पे लेस वेरिएशंस आई, दूसरा यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा रही, दूसरा ऐसे प्लॉट्स की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रही।
अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि स्पीशीज़ रिचनेस कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम के लिए, लेकिन हमें अभी ये पता है कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो है वो असेंशियल है इकोसिस्टम की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, बल्कि इसके अलावा हमारे सर्वाइवल के लिए भी जो ये है रिच बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है, यानी बाकी ऑर्गेनिजम्स का इसी तरीके से वैरायटी बनी रहे, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी ये ज़रूरी है. एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, तो इस टाइम पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल तेज़ी से काट रहे हैं, जिस वजह से स्पीशीज़ लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. हम लोग एक्सप्लॉयटेशन पे उतर आए हैं ह्यूमन रेस, जिस वजह से काफ़ी स्पीशीज़ डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं और काफ़ी डिस्कवर हुए हुए भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो इस टाइम पे हम लोग ये एक सवाल पूछता है कि क्या, क्योंकि हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये सवाल हमें कोई पूछ सकता है कि अभी आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो क्या कम स्पीशीज़ होना या स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होना, क्या हमें ये मैटर करता है? ठीक है, तो एक्चुअली में कैसे मैटर करता है, देखो, एक ऑर्गेनिज्म का गायब हो जाना दूसरे के लिए कैसे मैटर करता है ये देखेंगे. एक यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल अगर एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज अगर हमेशा के लिए लूज खत्म हो जाए तो क्या वो कम फंक्शनल हो जाएंगे? ठीक है, देखा जाए तो चींटियों की 20,000 वैरायटी की जगह अगर सिर्फ 15,000 रह गई तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली कितना फ़र्क पड़ेगा या क्या बेसिक चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से, कौन सी स्पीशीज़ ख़त्म होने से फ़र्क पड़ेगा, कौन सी नहीं पड़ेगा, ये हमें इनिशियली नहीं पता होता है, और लेकिन फ़र्क पड़ भी सकता है. ये चीज़ समझाने के लिए पॉल एरलिक ने हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी पॉल एरलिक ने हमें समझाई है. ठीक है, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नेव क्वेश्चंस, कि ऐसे कोई नेव क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि हाँ अगर चींटियों की वैरायटी 20,000 से 15,000 रहेगी तो क्या होगा, अगर एक ट्री फ्रॉग स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो क्या होगा. ऐसे क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं, और ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप किया पॉल एरलिक ने, जिन्होंने दी द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इसी पे नोट आ सकता है, गिवन बाय स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिक. इनका कहना था कि एक एयरप्लेन में, अगर हम एक एयरप्लेन को इकोसिस्टम समझ लें, ठीक है, तो सारे पार्ट्स इसके एयरप्लेन के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे जॉइंट टुगेदर होते हैं बाय रिवेट्स, पेच नट, जिसको हम नट्स वगैरह बोल देते हैं, खाने वाले नट्स नहीं, जो नट वगैरह हम लोग बोल देते हैं जिसको. ठीक है, तो रिवेट से वो कनेक्टेड हैं सारे पार्ट्स एयरप्लेन के. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया रिवेट को स्पीशीज़ से. ठीक है, रिवेट को इन्होंने स्पीशीज़ से कंपेयर किया, एयरप्लेन को इकोसिस्टम से. तो एयरप्लेन, अगर सारे एयरप्लेन के सारे पार्ट्स रिवेट से जुड़े हुए हैं तो इकोसिस्टम के सारे पार्ट्स स्पीशीज़ इंट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो अगर इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग, अब एयरप्लेन में जो जितने भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर सारे के सारे कहें कि हम तो भाई एक एक रिवेट निकाल के घर लेके जाएंगे, तो यानी कि रिवेट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्पीशीज़ से कंपेयर कर रहे हैं. तो यानी कि हम एक एक स्पीशीज़ करके इनको स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट करवा रहे हैं अगर रिवेट निकाल रहे हैं. ठीक है, तो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट करवा रहे हैं. तो इनिशियली या कुछ रिवेट्स के निकलने से हो सकता है फ्लाइट सेफ्टी को कोई खास फ़र्क ना पड़े, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग पे इनिशियली कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर रिवेट्स निकालते जाएंगे, ठीक है, इनिशियली क्यों नहीं फ़र्क पड़े, बाय चांस कोई वैसे कोई कप होल्डर का लगा हुआ है, किसी भी मतलब किसी और एक्स्ट्रा चीज़ का कोई लगा हुआ है, कोई सीट्स वाला है या कुछ है, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई है कि दूसरे से चल जाएगा काम, कुछ भी एक्स्ट्रा है, तो उससे
कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर रिविट्स निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्लेन डेंजरसली वीक हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। फर्दर मोर, अब कितने स्पीशीज़ लूज़ होते हैं? अगर ज़्यादा स्पीशीज़ लूज़ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली प्लेन अनस्टेबल हो जाएगा और गिर जाएगा, है ना। इसके अलावा फर्दर मोर कौन सा रिविट उतारा जा रहा है, कौन सा पेच वगैरह उतारा जा रहा है, ये भी मैटर करता है। ठीक है। विच रिविट इज रिमूव्ड, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल। अब लॉस ऑफ रिविट्स ऑन द विंग्स, अगर विंग्स वाले रिविट उतारने शुरू कर दिए तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा डेंजरस होगा। ठीक है, टू फ्लाइट सेफ्टी। या अगर इससे ज़्यादा, अगर दूसरी तरफ अगर सीट्स और विंडो पेन्स के निकाले जाएं तो इससे ज़्यादा थ्रेटनिंग होगा कि अगर हम प्लेन के विंग्स के रिविट्स निकाल दें। तो उसी तरीके से कौन सी की स्पीशीज़ जो मेजर रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम में, उनके गायब होने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने रिविट पॉपेट हाइपोथेसिस से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हम लोग पॉप करना शुरू कर दें रिविट्स को, यानी कि इनको कंपेयर किया कि ऐसे ही जैसे हम एक इकोसिस्टम को अगर हम कहें कि हम कंपेयर कर रहे हैं, इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं एयरप्लेन से, और स्पीशीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रिविट से। तो अगर हम रिविट्स निकालना शुरू कर दें या और ऑब्वियसली अगर विंग्स के रिविट निकालेंगे वो ज़्यादा डेंजरस होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ द सीट्स और विंडो पेन्स। ठीक है। तो उसी तरीके से कौन सी स्पीशीज़ गायब हो रही हैं ये ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। रिविट पॉपेट हाइपोथेसिस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन हम आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये थोड़ा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि ये थोड़ा डाउटफुल है कि अगर कोई न्यू स्पीशीज़ बन रहे हैं स्पीशिएशन से, ठीक है, हमारे ट्रेजर में जो ट्रेजर ऑफ स्पीशीज़ है, खजाना है स्पीशीज़ का, डाइवर्सिटी का, उसमें कोई स्पीशीज़ ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये अभी डाउटफुल है, इसका अभी नहीं पता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग कंटिन्यूसली काफ़ी स्पीशीज़ लूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट, ये इस वजह से क्योंकि हम स्पीशीज़ लूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं हम लोग, बायोलॉजिकल वेल्थ हमारी कम होती जा रही है और मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही कम होती जा रही है। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, कॉलोनाइजेशन ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स की जो ह्यूमंस की वजह से हुई, इससे क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया मोर देन 2000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स का। ठीक है। अब IUCN रेड लिस्ट जो 2004 में आई, इसमें आ जाता है, इसमें लिखा गया है कि हम लोग लूज़ कर चुके हैं 784 स्पीशीज़ हम लोग लूज़ कर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की और 87 प्लांट्स की। तो आपको ये डाटा याद रखना होगा। ये पिछले 5 सालों में हम लोग 784 स्पीशीज़ लूज़ कर चुके हैं पिछले 500 सालों में। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स जो अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई हैं ऐसी ऑर्गेनिजम्स की, ये सारे लर्न करने पड़ेंगे आपको। डोडो एक्सटिंक्ट हुई है मॉरिशस से, क्वेगा अफ्रीका से, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी का रशिया से, और 3 सब स्पीशीज़ टाइगर के, बाली, जवान और कैस्पियन।
इनफैक्ट पिछले 20 सालों में ही हम वी हैव विटनेस्ड द लॉस ऑफ 27 स्पीशीज। तो ये सारा आपको देखना होगा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो लिस्ट दी है, रेड लिस्ट 2004 में, उसके अकॉर्डिंगली पिछले 500 साल में 784 स्पीशीज लूज हुए। अब ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड हैं, जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं थे, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, उन सब का कुछ नहीं पता अभी तक, ठीक है। मोर ओवर पिछले ही कुछ सालों में, पिछले 20 साल में हम लोग 27 स्पीशीज इन लास्ट 20 ईयर्स ही हम लोग लूज कर चुके हैं। अब केयरफुली अगर एनालाइज किया जाए तो एक्सटिंक्शंस एक्चुअली रैंडम नहीं है। देखा जाए तो कुछ ग्रुप्स जैसे कि एम्फीबियंस, ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए, ये ज़्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं बाकी ग्रुप से, ठीक है। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शंस इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये तो इनकी बात की हमने कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसके अलावा अभी भी 15,500 स्पीशीज ये फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि नियर एक्सटिंक्शन है ये अभी भी, ठीक है। और आज के टाइम पे 12% स्पीशीज बर्ड्स की, 23% सारे मैमल्स की, 32% एम्फीबियंस की और 31% जिम्नोस्पर्म्स की ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। टोटल नंबर की बात की जाए तो 15,500। अगर इंडिविजुअल परसेंटेजेस की बात की जाए तो 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ स्टडी करें थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड्स तो हमें पता चलता है, जैसे आज की डेट में हम लोग स्पीशीज बहुत लार्ज स्केल स्पीशीज लॉस हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। इवन उससे पहले, जब ह्यूमंस के अपीयर होने से पहले भी। अगर देखा जाए तो लॉन्ग पीरियड की अगर बात की जाए, मोर देन 3 बिलियन ईयर्स की बात की जाए, तब से जब से अर्थ बनी है और लाइफ शुरू हुई है, तो तब से अब तक 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ के, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है। तो हम लोग कहते हैं ना कि काफ़ी बार जैसे लेमन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि दुनिया ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से वही चीज़ चल रही है और ये 6th एक्सटिंक्शन है। और जो 6th एक्सटिंक्शन चल रही है वो पिछले डाटा से 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चल रही है। रीज़न, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो प्री ह्यूमन टाइम से आज की, प्री ह्यूमन यानी ह्यूमन के टाइम से पहले से अगर जो 5 एक्सटिंक्शंस हुई हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आज की जो एक्सटिंक्शन या दुनिया जो 6ठी बार ख़त्म होने जा रही है, तो वो 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर तरीके से ख़त्म होने जा रही है। इकोलॉजिस्ट वार्न करते हैं कि अगर इसी तरीके से ट्रेंड्स चलते रहे तो अगले 100 साल तक अर्थ की हाफ ऑफ द स्पीशीज कैन बी वाइप्ड आउट इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या कुछ हो सकता है? इट कैन लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट की प्रोडक्शन। प्लांट की प्रोडक्शन कम हो सकती है और प्लांट से ही सारी दुनिया चलती है, तो प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली सारा ही फूड चेन पे अफेक्ट होगा, सारे इकोसिस्टम पे अफेक्ट होगा। मोर ओवर जो एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत ड्राउट वगैरह जो हो जाता है, कई बार अर्थ इससे रेजिस्टेंस हो जाता है, कोई एरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, लेकिन इससे रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा
कम हो जाएगा ड्राउट्स जैसी प्रॉब्लम से। देन थर्ड, इट इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। कुछ इकोसिस्टम के कुछ प्रोसेसेस जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, पानी का इस्तेमाल, पेस्ट और डिजीज साइकिल्स, ऐसे इकोसिस्टम प्रोसेसेस में गड़बड़ाहट आ रही है, ठीक है, गड़बड़ी हो रही है और ये सब प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। कॉजेज़ क्या हैं? तो क्या कुछ हो रहा है, रिजल्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं इसके। और कॉजेज़ की बात अगर की जाए तो कॉजेज़ क्या हैं? एक्सेलरेटेड रेट्स, यानी कि इतना तेज़ी से जो स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसके 4 मेजर कारण हैं और इनको हम कहते हैं द एविल क्वाड्रेंट। चार मेजर कारण हैं और इनको हम द एविल क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाता है द एविल क्वाड्रेंट के नाम से ही, या कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दोनों ही तरीके से रेडी रहें इसको आंसर करने के लिए। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कह लो ये थ्योरी के लिए भी, और एमसीक्यूज में भी इन चारों ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज किया जाता है। सो सबसे पहला इसमें क्वाड्रेंट यानी 4 का ग्रुप, इविल यानी खराब, है ना, बुरा। तो बुरे कारणों में से सबसे पहला कारण आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये अब तक का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जिससे एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल है हैबिटेट लॉस की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आ रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो फॉरेस्ट अब तक का जिसे हम लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कह रहे हैं, ये ख़त्म होता जा रहा है। इसके बारे में मैंने मेंशन भी किया था, फिर से मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में कि जो फॉरेस्ट अर्थ का 14% लैंड सरफेस कवर कर रहा था, ये आज 6% भी कवर नहीं कर रहा। इतनी तेज़ी से ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जब तक हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे रीड करना, तो 1000 मोर हेक्टेयर्स, 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ख़त्म कर देंगे अब से चैप्टर ख़त्म होने तक, यानी कि कुछ ही क्या लो आधे घंटे तक 1000 और हेक्टेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। इतना तेज़ी से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। और इसमें आता है मेन अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इतना बड़ा है कि हम इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ बोलते हैं, और ये घर है काफ़ी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ का। और इस जंगल को इतना तेज़ी से काटा जा रहा है सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए, या इसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि बीफ कैटल को रेज करने के लिए, ताकि बीफ कैटल को खाना वगैरह वहाँ पे घास वगैरह चारा मिल सके, या सोयाबीन या बीफ कैटल का चारा। तो इसके लिए इसको इतना तेज़ी से काटा जा रहा है। ये कुछ मेन कारण है जिस वजह से इसको काटा जा रहा है। और अब ये हम टोटल लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल लॉस के अलावा काफ़ी हैबिटेट्स जो पोल्यूशन से ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से भी काफ़ी स्पीशीज़ का सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाता है। तो जब when large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब बड़े बड़े हैबिटेट्स छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, तो मैमल्स और बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, तो जिन मैमल्स और बर्ड्स को बड़ी टेरिटरीज चाहिए, अब क्या कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं पहले तो, ठीक है। तो जिस वजह से जो बर्ड्स और मैमल्स को बड़ी टेरिटरीज चाहिए, या कुछ एनिमल्स जो माइग्रेटरी हैबिटेट्स वाले हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बैडली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये एक जगह पे माइग्रेट किए एक सीज़न में और अगले सीज़न में अपने घर वापस आते हैं, तो इनको मिलता ही नहीं है अपना लोकेशन, क्योंकि उसको तो ख़त्म कर दिया गया है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो ये चीज़ें माइग्रेटरी बर्ड्स और ऐसे बर्ड्स एंड मैमल्स जिनको ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हो रही है। तो हैबिटेट लॉस यानी जंगल या नेचुरल घर काटने की वजह से, या उनको फ्रैगमेंटेशन यानी छोटे करने की वजह से, ठीक है,
इस वजह से बेसिकली टुकड़ों में बांट देने की वजह से ये एक मेन सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। हमें नेचर से बहुत चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कई बार इनको एक्स्ट्रा ग्रीडी होकर के एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचे बिना। फॉर एग्जाम्पल जो हम कहानी जैसे करते थे, ठीक है, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को एक साथ काट देने वाली, तो हम लोग एक्चुअली वही कर रहे हैं ह्यूमन रेस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें हम इसकी बात करेंगे। ह्यूमंस नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है फूड और शेल्टर के लिए, लेकिन आज हमने अपनी नीड को ग्रीड बना लिया है, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। काफ़ी स्पीशीज़ लास्ट 500 साल में जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, जैसे कि स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हुए हैं। बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन के एक्सटिंक्ट होने का कारण एविल क्वाड्रेट में से कौन सा है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। काफ़ी मरीन फिश पॉपुलेशन को भी हम ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, फूड के लिए चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, पुराना टाइम से चलते आ रहा है, लेकिन लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, लेकिन अभी ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और फिर इनको, जिनका स्पीशीज़ बहुत कम है, बैन है, फिर इनको क्या किया जा रहा है, कई बार इलीगल किया जाता है, तो ये ब्लैक मार्केट में महंगा बेचा जाने की वजह से। लेकिन खुद ह्यूमन सर्वाइवल को कहाँ कहाँ ये चीज़ अफेक्ट करेगी, कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो प्रेजेंटली मैनी मरीन फिश पॉपुलेशंस को भी ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन गई हैं, यानी आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सो पहला कारण हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा कारण आता है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, यानी कि इनके नेचुरल हैबिटेट में बाहर से कोई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन आप समझते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को किया था, जैसे कि ओके लेट्स स्टडी अबाउट दिस एलियन स्पीशीज़, यानी कि बाहर से कोई स्पीशीज़, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि गैलापागोस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस वजह से टर्टल खत्म हो गए थे, तो बाहर से कोई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, वो होती है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। लेकिन या तो कई बार क्या होता है, एलियन स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली, या तो गलती से हो गया या जानबूझ के किया जा रहा है किसी भी कारण की वजह से। ऑब्वियसली कोई लोकल ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म नहीं करना चाहिएगा, लेकिन इंटेंशनली किया जा रहा है या अनइंटेंशनली हो रहा है, ठीक है। तो कैसे भी हो, कई बार होता है ये इन्वेजिव बन जाती हैं, जो फॉरेन स्पीशीज़ आती है ये इन्वेजिव बन जाती है और हमारी लोकल स्पीशीज़ को या तो कम कर देती है, डिक्लाइन कर देती है, या एक्सटिंक्शन ही उनकी कर देती है। अब नाइल पर्च जो लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस हुई, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया इन लेक विक्टोरिया जो कि है ईस्ट अफ्रीका में। इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई स्पीशीज़ कितनी, मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ सिक्लिड फिश इन द लेक जो थी, जो कि इकोलॉजिकली यूनिक ग्रुप था, एक इनका यूनिक ग्रुप था जिसके लिए ये फेमस होता था। तो वो ऐसी 200 स्पीशीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका क्या कारण है, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन थी जहाँ पे नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में। ये भी शायद आप लोगों में से कुछ को पता हो कि हम लोगों ने एक वीट इंपोर्ट की थी पास्ट में, जब इंडिया वाज नॉट एबल टू हमारी स्पीशीज़ जो थी सफिशिएंट नहीं थी, तो इंडिया ने बाहर से अमेरिका वगैरह से वीट इंपोर्ट की थी, ठीक है। तो वीट के साथ में उन लोगों ने हमें कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम, जिसे अमेरिकन ग्रास भी कई बार बोला जाता है, कैरेट ग्रास या पार्थेनियम, जो कि झाड़ी स्वरूप आज भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, स्पेशली हमारे रीजन्स में जहाँ पे फार्मिंग में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर रही है
और ये चीज़ भी उन्होंने साथ भेज दी थी वीट के, जिस वजह से क्या हो रहा है, पार्थेनियम इतना ज़्यादा फैल गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। इवन कि पार्थेनियम हम लोगों को, ह्यूमंस को भी एलर्जी करता है। जो मैक्सिमम हमें एलर्जी रीजंस होते हैं उसका मैक्सिमम कारण होता है पार्थेनियम। ठीक है, फिर वाटर हाइसिंथ की कहानी आप सुन चुके हैं। ठीक है, कि वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। बंगाल में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इनिशियली, तो पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज जो हमारे लोग फॉरेन जाते थे वहाँ पे उनको इसके फूल अच्छे लगे, वो यहाँ पे ले आए, अपने पॉन्ड्स में ग्रो करवाया। लेकिन ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि पॉन्ड का पूरा कवर कर लेता है पॉन्ड को, और उसके नीचे रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि ये तेज़ी से ग्रो करता है, उनके हिस्से का न्यूट्रिशन वगैरह भी ले लेता है। मोर ओवर पूरे वाटर सरफेस को कवर कर देता है, नीचे लाइट वगैरह भी जाने नहीं देता, जिस वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक लेंटाना स्पीशीज़ भी है, कैरेट ग्रास, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, ये सारी इन्वेजिव वीड स्पीशीज़ हैं। ठीक है, लेंटाना भी एक वीड है। तो ये सारी इन्वेजिव वीड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जिनको इंडिया में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन हुई अफ्रीकन कैटफिश की, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लैरियस गैरीपाइनस। ठीक है, एक्वाकल्चर पर्पस की वजह से ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया इलीगली, और ये इसकी वजह से हमारी इंडिजिनस कैटफिश जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो पहला कारण हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देन एलियन स्पीशीज इन्वेजन, लास्ट कारण इसका को एक्सटिंक्शंस। जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ में एसोसिएटेड कई बार द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो उसके साथ जिसका ऑब्लिगेटरी यानी कंपल्सरी रिलेशनशिप है, ये ऐसी भी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होस्ट स्पीशीज फिश की एक्सटिंक्ट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो पैरासाइट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि पैरासाइट का होस्ट स्पेसिफिक होता है, तो जो उसके पैरासाइट्स होंगे वो भी साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके पैरासाइट का लाइफ साइकिल उसके बिना पूरा नहीं होता। ठीक है, अब प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म भी हमने कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखी पिछले चैप्टर में। तो अगर इस तरीके से जो को इवॉल्व हुए हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए इवॉल्व हुए हैं, जो सिर्फ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, ऐसे में अगर प्लांट खत्म हो गया तो पॉलिनेटर को एग ले वगैरह करने के लिए वही प्लांट चाहिए था, तो पॉलिनेटर अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर पॉलिनेटर खत्म हो गया तो प्लांट की पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, तो प्लांट भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म के केस में हम लोग देखते हैं, म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म के रिलेशनशिप्स में हम लोग को एक्सटिंक्शंस देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट नहीं होता। तो ये 4 कारण आ जाते हैं यहाँ पे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन, जिसको हम द एविल क्वाड्रेट यानी 4 मेजर बुरे कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस के इनको जानते हैं। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आ जाए या एविल क्वाड्रेट आ जाए, आपको ये कारण लिखने हैं, डोंट फॉरगेट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सबसे पहले सवाल आता है कि बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्व करें ही क्यों, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए काफ़ी कारण हो सकते हैं, कुछ बहुत ऑब्वियस हैं और कुछ नहीं ऑब्वियस। हम इनको 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, नैरोली यूटिलियरियन, ब्रॉडली यूटिलियरियन एंड एथिकल। नैरोली यूटिलियरियन आप बिल्कुल बेसिक, आप यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप देखो नैरोली यूटिलियरियन में नैरोली सोच के देखो, सिंपल, कि हमें बेसिकली क्या मिलता है प्लांट से या दूसरे एनिमल से, हमें क्या मिलता है प्लांट से या दूसरे एनिमल से। सबसे पहले तो हमें फूड मिलता है, फिर फायरवुड कुछ लोगों को मिलती है, फाइबर कपड़ा वगैरह काफ़ी चीज़ हमें इनसे मिलती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लकड़ी वगैरह हमें इनसे मिलती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कुछ टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजन्स, परफ्यूम्स, ये सब इनसे मिलते हैं। ठीक है, हमें कुछ हर्बल मेडिसिन इनसे मिलती हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इनसे मिलते हैं।
तो ये एक बेसिक नैरोली सोच के कि इमीडिएट फ़ायदा क्या हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं कौन सी हेडिंग के अंडर, नैरोली यूटिलिटेरियन के अंडर, ठीक है। इवन कि अगर देखा जाए तो मोर देन 25% ड्रग्स जो मार्केट में सोल्ड हैं ये ज़्यादातर प्लांट्स से डिराइव्ड हैं, और 25,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि अराउंड द वर्ल्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। अब काफ़ी तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होंगे जो ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं और उनको हम एक्सप्लोर करना है और उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को जानना है, लेकिन कई बार क्या होता है ये पहले एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं डिस्कवर होने से या स्टडी इनकी कंप्लीट होने से, ठीक है। तो जिन कंट्रीज़ में रिच बायोडाइवर्सिटी है, अच्छे खासे प्लांट्स वगैरह के एनिमल्स की वैरायटी है, तो यहाँ पे तो हम, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग का ज़माना है, यानी कि हम लोग मॉलिक्यूल्स, जीन्स और स्पीशीज़ लेवल तक प्रॉपर तरीके से स्टडी चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो अगर ये सारी बायोडाइवर्सिटी हम लोग मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अब हम जीन्स केमिकल स्टडी करके भी प्लांट्स की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस और ये सब समझ पा रहे हैं, ठीक है। जिनके बारे में हमारे पास्ट में भी नहीं जाना जा रहा था उनके बारे में भी हमें आज की डेट में नॉलेज हो रही है। सो दिस वाज नैरोली यूटिलिटेरियन की इमीडिएट इफेक्ट क्या हो रहा है, इमीडिएट फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें कपड़ा मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए सामान मिल रहा है, फूड मिल रहा है, रेजन्स मिल रही हैं, जो कई बार आपने घरों में सुना होगा कि मम्मियाँ बनाती हैं, ये पिन्नियाँ बनाती हैं, ये पंजीरी बनाती हैं, इसमें गूंद कहते हैं ना, गूंद डलती है खाने वाली एडिबल गम, तो वो भी इससे मिलती है। तो हमें ये सारी चीज़ें इनसे मिलती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये सब। देन ये हो गया नैरोली सोच के। देन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी ये है, थोड़ा ब्रॉड सोचो कि क्या मिलता है, नेचर हमें क्या देती है। नेचर हमें ऑक्सीजन देती है, ठीक है, हमारा सारा पॉइजनस सब्सटेंस इसको रिसाइकल कर देती है, क्लीन करती है इन चीज़ों को। तो ये ब्रॉड सोच हो गई। सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इज ब्रॉड सोच, ठीक है। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में कि नेचर क्या प्रोवाइड करती है। द फास्ट ड्विंडलिंग, तेज़ी से ख़त्म हो रहा अमेजोन फॉरेस्ट माना जाता है कि 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ पे, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ख़त्म करता है, ठीक है। तो क्या हम देखो, हम लोग हर एक चीज़ को ना पैसे से तोलते हैं आजकल कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है। तो ये जंगल जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ये फ्री सर्विस दे रहे हैं, इसलिए तो हम इनको बेकार मान रहे हैं। अगर हम, तो एक साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है, हम लोग इनको इकोनॉमिक वैल्यू डाल के देखते हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू की भी हम आगे बात करेंगे। तो क्या हम इकोनॉमिक वैल्यू डाल सकते हैं? क्या कोई आइडिया मिल सकता है कि हाँ, जो हमारे हॉस्पिटल्स, तो ये हम, हाँ, ऑक्सीजन जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका कितना प्राइस होगा, इसका रेट हम कैसे लगाएं? हमारा कोई आसपास हॉस्पिटल हो तो वहाँ से पता करके आएँ कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको कितने अमाउंट का, कितने वॉल्यूम की ऑक्सीजन मिलती है और वो कितने का सिलेंडर आता है। तो फिर आप कैलकुलेट करें कि ये प्लांट्स कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये हमें फ्री में दे रहे हैं तो हम लोग इनको बेकार समझ रहे हैं, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इन पे रेट टैक्स लगा के तो देखें, ठीक है। पॉलिनेशन जो इतने सारे ये पॉलिनेटर्स, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, ये सब कर रहे हैं हमारे लिए, इनको भी हम लोग फ्री समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन एक सर्विस है, ऑक्सीजन देना एक सर्विस है जो ये नेचर हमारे लिए कर रही है। और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमें देखते हैं, अगर, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में अगर वॉक करने जाएं, अगर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे सुंदर फूल हों आसपास, तो कितना अच्छा लगे हमें, है ना। तो स्प्रिंग फ्लावर्स को देखना और बुलबुल की आवाज़ सुनना, ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर्स हैं, बुलबुल सॉन्ग को हम सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ हमें क्या है, पीस देती है, मेंटल पीस देती है। तो क्या हम ऐसी चीज़ों पे कभी रेट लगा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नैरोली सोच के हम सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, हाँ मेडिसिन मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है, तो ये सब नैरो सोच। देन ब्रॉडली सोच, ऑक्सीजन दे रहे हैं भाई, पॉलिनेटर्स भी ये हैं,
ठीक है, हमारी नेचर को क्लेंज करते हैं। आजकल हमें पता है कि एयर प्योरीफायर के फॉर्म में भी हम लोग प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं, सो नेचुरल एयर प्योरीफायर्स के फॉर्म में। सो नाइस दे आर, एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल देयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ वाई हम लोग इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड कारण आता है यहाँ पे एथिकल गवर्नमेंट, एथिक्स, असूल जहाँ पे आ जाते हैं कि ठीक है, हम अर्थ सिर्फ हमारी नहीं है, हम लोग अर्थ को शेयर कर रहे हैं मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। तो फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली भी अगर देखा जाए तो जितना हमारा हक है यहाँ रहने का, उतना ही इनका भी तो है। सो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, हर स्पीशीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। तो हो सकता है वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रही, लेकिन उसकी भी अपनी जगह है भाई। हम लोग क्या नेचर के लिए फ़ायदा कर रहे हैं, हम लोग नेचर को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ह्यूमन रेस मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर रही है। तो हम दूसरों के बारे में ये क्यों सोचते हैं कि वो हमारा क्या फ़ायदा कर रहे हैं, है ना। वो भी अर्थ पे, उनका भी अर्थ घर है, हमारा भी अर्थ घर है, तो उनको भी पूरा हक है अर्थ पे रहने का। तो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि उनके वेलबींग के बारे में सोचें, ठीक है। अगर ह्यूमन को ज़्यादा ब्रेन प्रोवाइड किया है भगवान ने, तो हम लोग एटलीस्ट बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच तो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम आज की डेट में इतने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स अगर देख रहे हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी इनको अच्छे से देखें। आप लोगों ने अपने घर में कभी सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स कई बार बात करते हैं कि चिड़िया बहुत देखते थे, ये चिड़िया जिसको बोलते हैं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग, मेरे ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया चिड़िया देखी नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे पेरेंट्स हमें चिड़िया की कई बार कहानियाँ सुनाते हैं कि उनके घरों में भी किस तरीके से आया करती थी, और वो सब सुन के हमारा भी मन करता है ना कि हम लोग भी उनको वैसे ही देखते। तो वैसे ही आज की डेट में हम लोग जितने भी बर्ड्स देख पा रहे हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपकी फ्यूचर जनरेशन्स उन सभी बर्ड्स को, उन सभी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स को देख सके। तो उसके लिए जॉइंटली पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को सही तरीके से काम करना होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा। जो लोग अवेयर नहीं हैं और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको भी हमें सही से समझाना होगा। जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये समझे बगैर कि क्यों ऐसी चीज़ों पे रोक लगाई गई है, ठीक है, तो इनको समझाना होगा। काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मॉरल ड्यूटी, सबसे पहले नैरो सोच वाले, नैरो यूटिलारियन, इमीडिएट फ़ायदा क्या हो रहा है, ब्रॉडली यूटिलारियन, ब्रॉड सोच, ऑक्सीजन एंड ऑल दैट। देन एथिकल, मॉरली भी सबको हक है यहाँ पे रहने का, ठीक है। तो ये था क्यों हमें नेचर को बचाना चाहिए, कारण। तो आगे आता है कैसे करें हम लोग, नेचर को कैसे बचाया जाए। तो नेचर को बचाने के लिए यहाँ पे हम ऑन साइट, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स को बचा सकते हैं, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, या हम ऑर्गेनिज्म को वहाँ से ले जा करके कहीं और बचा सकते हैं, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन सिटू मतलब ऑन साइट, एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट। तो इन सिटू कंजर्वेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में एक तरीके से कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो काफ़ी नेशन सोचते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेल्थ को ओवरऑल बचाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड्स द नेचुरल कंजर्वेशन, फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज। अगर हम कंजर्वेशन रिसोर्सेज बनाने बैठे तो ये जितने ऑर्गेनिजम्स को हम बचाना चाहते हैं उतना हम लोग नहीं अरेंज कर पाएंगे। ऑन अ ग्लोबल बेसिस प्रॉब्लम ये एड्रेस कर पा रहे हैं काफ़ी कंजर्वेशनिस्ट। इन्होंने देखा है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की ज़्यादा ज़रूरी। हम हर जगह की नहीं प्रोटेक्शन उतना सही से कर सकते, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लॉस हो चुका है। तो काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट या कंजर्वेशनिस्ट का ये कहना है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम से जानते हैं, एटलीस्ट इनकी प्रोटेक्शन कर दी जाए। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आखिर है क्या? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो रीजन्स हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, यानी कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसी वैरायटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पाई जाती है, यानी एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं स्पीशीज़ पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती।
सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर दोज रीजन्स विच हैव हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, यानी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की वैरायटी यहाँ पे मिलती है, और ज़्यादातर एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो स्पीशीज़ सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। तो कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि हम लोग एटलीस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इनको बचा सकें, तो बहुत ही कंट्रीब्यूट अच्छा कर पाएंगे अगर हम ज़्यादा एरियाज़ में नहीं भी फोकस कर सकते। ठीक है, तो एंडेमिज्म का मतलब भी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एंडेमिज्म का मतलब है स्पीशीज़ जो यहीं रहते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनिशियली कह रहे हैं कि 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, बट सब्सिक्वेंटली 9 और ऐड हो गए हैं लिस्ट में, यानी कि टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। और अगर हम बात करें हॉटस्पॉट्स में ही ज़्यादातर, अगर कवर होने से पहले देखा गया कि हॉटस्पॉट्स में ही ज़्यादातर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, इन्हीं को हम ज़्यादातर तेज़ी से ख़त्म कर रहे थे। 3 हॉटस्पॉट्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका पहला, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा हिमालय, ये हमारे इंडिया के एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं, जो टोटल 34 हैं। और हमारे इंडिया के ये 3 हैं, 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं 34 में से। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं ये। ठीक है, लेकिन टोटल अगर बायोडाइवर्सिटी 34 के 34 का एरिया भी लगा के देखें तो अर्थ के सरफेस का सिर्फ लेस देन 2% एरिया ये कवर कर रहे हैं, तो इनको तो कम से कम हम बचा सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्पीशीज़ दे कलेक्टिवली हार्बर, ये बहुत ज़्यादा हाई है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इनकी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अगर हम करें तो मास एक्सटिंक्शंस जो चल रही हैं उनको कम से कम हम 30% तक कम कर पाएंगे, अगर हम इन्हीं 2% एरिया का ही अगर ख्याल रख लें तो। ठीक है, तो इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये है ऑन साइट, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज जो हम बनाते हैं, वो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन्हीं एरियाज़ को हम लोग एनक्लोज कर देते हैं और उसके लिए रूल सेट कर देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है और कौन सी नहीं है। तो आज की डेट में इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इंडिया में हिस्ट्री है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस की भी, वो हमारा ट्रेडिशन और रिलीजन भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमें एडवाइस करता है। ठीक है, काफ़ी कल्चर्स में देखा गया है कि ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट अलग बना दिए गए थे। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। तो काफ़ी कल्चर्स भी, ये तो हम गवर्नमेंट की पहले बात करें कि गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। अगर देखा जाए तो कुछ एक्चुअली कल्चर्स और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इनको नेचुरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने शायद कभी सुना होगा ये इन पर्टिकुलर रीजन्स में बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। बिश्नोई कम्युनिटी नेचर के लिए बहुत नेचर लविंग है, और चिपको आंदोलन भी इन लोगों ने किया था कि पेड़ों के साथ चिपक गए थे कि यू हैव टू कट अस बिफोर यू कट द ट्रीज। तो एक्सेलेंट ये एक कंट्रीब्यूशन था इनका। तो काफ़ी कल्चर्स भी हैं जहाँ पे ये पूरी टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नेचर को। सच सैक्रेड ग्रुव्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। तो ऐसे सैक्रेड ग्रुव्स जहाँ पे पूजा करते हैं वो जंगलों की, ऐसे पाए जाते हैं कहाँ पे, खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा देन चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। और मेघालय में सैक्रेड ग्रूव्स लास्ट रिफ्यूज हैं काफ़ी रेयर और थ्रेटन प्लांट्स का, यानी कि अब वो सिर्फ मेघालय के सैक्रेड ग्रूव्स में ही पाए जा रहे हैं
और कहीं ये ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। तो ये ऑन साइट कंजर्वेशन की हम लोग बात करें। सैक्रेड मतलब रिलीजियस, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रूव्स भी हैं जहाँ पे रिलीजियसली इनको बचाया जा रहा है। और बाकी हमने अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाए तो ऑन साइट जहाँ पे नेचुरली वो रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की गई हैं। नंबर वगैरह सारा याद रखना है आपने, किसका कितना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन पे आगे आ जाते हैं, यानी कि ऑफ साइट। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हम नेचुरल हैबिटेट से ला करके आर्टिफिशियल में रखते हैं। रीज़न क्या है, नेचुरल हैबिटेट में अगर हमें लगता है कि इसको नहीं बचाया जा सकता और इसको हम लोग आर्टिफिशियल सेटिंग में, अगर स्पेशल सेटिंग में ले जाएं तो वहाँ पे हम इसका ख्याल रख सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल केयर दे सकते हैं, तब हम ये एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाए गए हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में ज़रा ध्यान रखना। सफारी पार्क में वो कहते हैं ना, हम लोग इसको टूरिज़्म भी यहाँ पे किया जाता है थोड़ा बहुत, कि आपको एक सफारी जीप्स टाइप की दे दी जाती है जिसमें आप लोग इसमें घूम करके सब कुछ देख भी सकते हो, एनिमल्स वगैरह को। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। काफ़ी एनिमल्स हैं जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में, और जूलॉजिकल पार्क्स में अभी भी उनको हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में एक्स सिटू कंजर्वेशन ज़्यादा एडवांस हो गया है क्योंकि थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को हम बचा के ही रख रहे हैं बंद करके, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग इनके गैमीट्स तक कई बार हम लोग इनके प्रिजर्व कर लेते हैं वाइबल और फर्टाइल कंडीशन में काफ़ी सालों तक, क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक से। क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक में -196 डिग्री सेल्सियस पे इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक यानी कोल्ड प्रेजर्वेशन, क्रायो प्रेजर्वेशन बेसिकली मतलब। तो एग्स और इसको हम लोग इसके बेसिकली मेल एंड फीमेल गैमीट्स को फर्टिलाइज करवाने के लिए काफ़ी सालों तक भी इनको हम स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में कभी भी इनको यूज़ किया जा सकती है। तो एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो ही किया जा सकता है एग्स को फर्टिलाइज। और प्लांट्स को प्रोपेगेट किया जा सकता है टिश्यू कल्चर मेथड से। इन विट्रो यानी लैब में फर्टिलाइज करवाया जा सकता है और प्लांट्स को प्रोपेगेट करवा सकते हैं हम टिश्यू कल्चर मेथड से, ठीक है। तो सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, सीड्स को भी, अब यहाँ पे तो हमने गैमिट्स को स्टोर करने की बात की, आगे सीड बैंक्स में हम लोग काफ़ी सीड्स को भी काफ़ी कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं सीड बैंक पे। उसके लिए भी हमें नियरली इतना ही टेम्परेचर चाहिए होगा क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए ही। तो ये एक्स सिटू देख रहे हैं हम लोग, या तो एनिमल्स को जूज यानी जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में कर रहे हैं, या तो हम लोग उनके गैमीट्स या सीड्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की देखी जाए तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज इसकी नहीं होती और कंजर्वेशन के सभी देशों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वॉज हेल्ड जिसका नाम था द अर्थ समिट। ये हुई थी कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। यहाँ पे काफ़ी नेशंस कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस, तो यहाँ पे सभी नेशंस को बुलाया गया और ताकि अप्रोप्रिएट मेजर्स हर जगह लिए जा सकें ताकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें और सस्टेनेबली यूटिलाइज कर सकें इसके बेनिफिट्स को। और पहले तो ये मीटिंग 1992 में हुई, उसके बाद फिर एक फॉलोअप लेने के लिए कि क्या हम कितना एडवांस कर रहे हैं, कितना अच्छे से ये चीज़ काम कर रही है, उसके लिए फिर से इसका फॉलोअप लिया गया 2002 में। फिर इस मीटिंग को हमने कहा वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली थी द अर्थ समिट और ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में। दूसरा द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2002 में हुई थी, कहाँ पे, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। पहली हुई थी रियो डी जेनेरियो में, दूसरी हुई जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसमें जो 2002 में हुई, इसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लेज किया और कमिट किया कि हम लोग जो भी गोल सेट हो रहे हैं हम लोग 2010 तक इनको अचीव कर लेंगे और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस को ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल्स पे। तो 2010 तक का टारगेट सेट किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारी बुक को अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। ये सारा डाटा आप लोगों को लर्न करना है। डाटा काफ़ी आ गया इसमें, है ना, सारा डाटा आपको लर्न करना है। हमने चैप्टर फिनिश कर दिया बच्चों 2 लेक्चर में,
ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ईवीएस टाइप का था थोड़ा, लेकिन फिनिश हो गया। इंपॉर्टेंट बहुत है और इंटरेस्टिंग भी रादर बहुत है ना। सो दैट्स इंटरेस्टिंग हो गया ये चैप्टर। इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा था बिकॉज इसमें इंटरेस्ट आ रहा है हम लोग को, क्यों सेव करना है ऑर्गेनिजम्स को, कैसे करना है, वो सब सुनने में मज़ा आता है, राइट। सो पढ़ना, इसको अच्छे से लर्न करना। तो एक्चुअली बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बोर्ड में आना है आपके, तो बोर्ड का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स जो इसके रह गए हैं वो कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर।